ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ साहब के मुंह से ऐसी बात सुनकर शर्मिला हैरान रह गई। शर्मिला को अब तक लगता था कि उसके भाई को रोहित मारवा या उसके किसी साथी ने किडनैप करवाया था, मगर किसी तरह शर्मिला ये बात माँ साहब से छुपाना चाहती थी कि उसका भाई किडनैप हो चुका था, क्योंकि शर्मिला को इस बात का डर था कि अगर माँ साहब को पता चल जाता है कि शर्मिला का भाई किडनैप हो गया है और शर्मिला का सारा ध्यान अपने भाई को वापस लाने में जुटा हुआ था, तो माँ साहब का मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। माँ साहब के बारे में शर्मिला ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कुछ भी हो जाए पर माँ साहब के लिए उनका मिशन ही सब कुछ है। यहाँ तक कि माँ साहब मिशन के आगे किसी को कुछ नहीं रखती थी और न ही उन्हें किसी की परवाह थी। पर शर्मिला ये नहीं जानती थी कि माँ साहब अपने मिशन को पूरा करवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। शर्मिला को अब तक यही सोचती आ रही थी कि माँ साहब उसका और उसके भाई के बारे में सोचती हैं, मगर जब माँ साहब ने ही कहा कि अगर शर्मिला को अपने भाई की जिंदगी प्यारी है तो उसे ये ध्यान रखना होगा कि मिशन किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो शर्मिला के होश उड़ गए। शर्मिला को पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर शर्मिला को न चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना पड़ा। माँ साहब की बात सुनने के बाद शर्मिला को 2 पल के लिए थम सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या कहे। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था और शर्मिला कभी नहीं चाहती थी कि माँ साहब को उसके भाई के किडनैपिंग के बारे में पता चले। पर अब जब माँ साहब ने शर्मिला को धमकी दी थी तो इसका मतलब साफ था कि माँ साहब जानती थी कि शर्मिला का भाई कहाँ था, और इसका एक सीधा सीधा मतलब ये भी होता था कि माँ साहब शर्मिला को ये बता रही थी कि शर्मिला का भाई माँ साहब के कब्जे में था, और अगर शर्मिला अपने भाई को वापस चाहती है तो किसी भी हालत में उसे भी 16 पार्ट ड्रग तक पहुंचना होगा। शर्मिला अब तक इतना तो अच्छी तरह से जानती थी कि माँ साहब अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, मगर शर्मिला ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माँ साहब अपने मिशन को पूरा करवाने के लिए इस तरह की हरकत भी कर सकती थी। जब शर्मिला को इस बात का एहसास हुआ कि शर्मिला का भाई माँ साहब के कब्जे में था तो उसका डर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। शर्मिला इतना तो अच्छी तरह से जानती थी कि शर्मिला के सामने अगर कोई दुश्मन खड़ा हो तो किसी भी हालत में वो लड़ झगड़ कर अपने भाई को वापस ला सकती थी, मगर शर्मिला माँ साहब की ताकत अच्छी तरह से जानती थी कि माँ साहब से लड़ना शर्मिला के लिए नामुमकिन था। शर्मिला ने रोती अटकती आवाज में माँ साहब से कहा, माँ साहब, चाहे कुछ भी हो जाए आपका मिशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं आपको भी 16 पाउंड ड्रग ला कर दूंगी। मगर माँ साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों में उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है माँ साहब। शर्मिला की रोती हुई आवाज सुनकर माँ साहब ने भी गहरी और तेज आवाज में कहा, उसकी बहुत बड़ी गलती है, समझे शर्मिला, तुम्हारे भाई की बहुत बड़ी गलती है। माँ साहब की ये बात सुनते ही शर्मिला की सांसें अचानक थम गई। शर्मिला जानती थी कि उसका भाई अपाहिज था, कमजोर था, फिर उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से माँ साहब उससे नाराज थी। माँ साहब ने अपनी आवाज और भी ऊंची और तेज करते हुए शर्मिला से कहा, तुम्हारे भाई की एक ही गलती थी कि वो एक कमजोर आदमी था। घर के जवान बेटे का या घर के जवान मर्द का ये काम होता है कि अपने घर की औरतों को सुरक्षा दे, बजाय इसके कि खटिया पर लेटा लेटा घर में हो रहे औरतों पर जुल्म दिखता रहे। शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि माँ साहब उसके भाई को लेकर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। माँ साहब शर्मिला और उसके परिवार के साथ हुई हर बात अच्छी तरह से जानती थी। शर्मिला अपने भाई का बचाव करते हुए माँ साहब से कहने लगी, माँ साहब, जब वो सब कुछ हुआ था तब मेरा भाई बहुत छोटा था, और वो जब उस उम्र के उस दहलीज पर पहुंचा तब वो सारी बातें समझ पाता, तब उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया। हमारे गांव में बाढ़ आ गया और मेरे भाई की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता था। फिर बदला लेने का तो सवाल ही नहीं होता था माँ साहब।
शर्मिला की ये बात सुनकर माँ साहब ने अपनी आवाज और भी ज्यादा ऊंची करते हुए कहा, कमजोर इंसान बचपन से कमजोर होता है और ताकतवर इंसान माँ की कोख में पैदा होते ही ताकतवर होता है। वो ताकतवर बनने के लिए उम्र के किसी दहलीज पर पहुंचने के लिए इंतजार नहीं करता। वो पहले सांस लेते ही दुनिया को इस बात से वाकिफ कर देता है कि वो एक ताकतवर इंसान है। शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी बातों का क्या जवाब दे। शर्मिला ने देखा कि फोन पर माँ साहब की सांसें भी काफी ज्यादा तेज हो रही थी। कुछ देर बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए माँ साहब ने शर्मिला से कहा, देखो शर्मिला, मुझ पर इस समाज में लाखों करोड़ों औरतों पर होने वाली नाइंसाफी के बदले अब उन्हें इंसाफ और इज्जत दिलाने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ सैकड़ों औरतें जुड़ी हुई हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा होने के बावजूद अपने परिवार के लिए मर चुकी हैं। वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखती हैं। जरा सोचो उन औरतों के बारे में जिनकी उम्मीदें और उमंगें तुमसे जुड़ी हुई हैं, जो समाज में फिर से एक बार सिर ऊंचा करके चलने की कोशिश में हमेशा हमेशा के लिए अपना चेहरा छुपाकर अंधेरे में जी रही हैं। उन सब की उम्मीदें मुझसे हैं और मेरी उम्मीदें तुमसे है। इतना कहने के बाद माँ साहब ने आगे कहा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बात जो तुम्हें मिशन से दूर कर सकती है, उन्हें मैं आज तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मगर हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस मकसद से तुम्हारी माँ मेरे साथ जुड़ी थी, उस मकसद को भूलने की बजाय उन कुर्बानियों को याद करो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए दिए हैं। उन कुर्बानी को याद करो जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे भाई के लिए की है। जरा अपने बाप के सीने से निकल रही आखिरी सांस के बारे में सोचो, जो आज भी अपने इंसाफ और अपने बदले के लिए तुम्हारे गांव के उस पेड़ में चीखे लगा रही है, जहां तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। माँ साहब की बातें सुनकर शर्मिला की सिसकियां और उनकी आंखों से बहने वाले आंसू बढ़ते जा रहे थे। शर्मिला के दिल में नफरत की आग बढ़ रही थी, मगर साथ ही साथ शर्मिला को अपने भाई की फिक्र भी सता रही थी। रोती बिलखती हुई शर्मिला हाथ जोड़कर माँ साहब से इस बात की विनती करती रही, माँ साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी जान भी देनी पड़े, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून भी बह जाए, मैं किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग तक आप तक पहुंचा कर रहूंगी। बस मेरे भाई को कुछ नहीं होने चाहिए। मुझे बस एक बार अपने भाई का मुंह देखना है। शर्मिला की बात सुनते ही माँ साहब ने कहा, न सिर्फ तुम उसका चेहरा देख पाओगी बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा भी देख पाओगी। अगर तुमने ये मिशन कामयाब कर दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि V16 पावर ड्रग के जरिए मैं सबसे पहले तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। जैसे ही शर्मिला ने माँ साहब की ये बात सुनी, शर्मिला की आंखों में चमक आ गई। शर्मिला ने अपनी सिसकियों को कंट्रोल करते हुए माँ साहब से पूछा, माँ साहब, प्लीज एक बार बता दीजिए कि मेरा भाई कहाँ है। इससे पहले कि शर्मिला आगे कुछ कह पाती, माँ साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। शर्मिला जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शर्मिला बिना माँ साहब की इजाजत के उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। न ही शर्मिला के पास माँ साहब का कोई कांटेक्ट नंबर था और न ही शर्मिला ये जानती थी कि माँ साहब अब तक इस वक्त कहाँ थी। शर्मिला, उसकी माँ और उसके भाई को जब माँ साहब के अड्डे पर ले जाया गया था, तब उन तीनों की आंखों पर पट्टियां बंधी थी और तीनों को बेहोशी की हालत में ले जाया गया था। शर्मिला तो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर कितने दिनों के सफर के बाद वो माँ साहब की उस अंधेरी दुनिया में पहुंची थी। शर्मिला एकमात्र ऐसी लड़की थी जो माँ साहब की अंधेरी दुनिया में पहुंचने के बाद भी दोबारा वहां से बाहर निकलकर लोगों की भीड़ के बीच फिर से सांस लेने लगी थी। शर्मिला ये भी नहीं जानती थी कि माँ साहब की अंधेरी दुनिया इसी देश का हिस्सा थी या वो और कहीं थी। शर्मिला बस एक बात जानती थी कि माँ साहब की काली दुनिया जहाँ भी थी, उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ रेत का बहुत बड़ा समंदर था। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्वीट में बच्चे अपने बेडरूम में बैठे एक बड़े से चार्ट पेपर पर स्केच पेन और पेंसिल के जरिए एक नक्शा बना रहे थे। अलेक्जेंडर ने अपने हाथ में स्केच पेन पकड़ रखी थी और रिया और आर्यन बड़ी गौर से उस चार्ट पेपर पर बनी डिजाइन को देख रहे थे। अलेक्जेंडर ने अपने स्केच पेन को चार्ट पेपर की एक जगह पर पटकते हुए कहा, देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पापा के सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। अगर हम किसी तरह इन सभी की नजर में आए, बिना इस पॉइंट पर पहुँचते, तो हो सकता है कि हमारा आगे का प्लान बड़ी ही आसानी से हम पूरा कर सके।
रिया और आर्यन बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर को सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों बच्चे मिलकर किसी तरह की जेल की कैद से भाग निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। तीनों के चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। तभी अलेक्जेंडर ने स्केच पेन का एक सिरा अपने मुंह में डालते हुए कहा, अगर पुराने गुलेरिया हाउस तक पहुंचना है तो हमारे लिए होटल के मेन गेट से वहां तक पहुंचना काफी आसान है। बस मुश्किल है तो हमारे ही होटल से बाहर निकलना, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। रिया और आर्यन दोनों भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पूरे होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और साथ ही साथ रोहित की पर्सनल सिक्योरिटी, होटल की सिक्योरिटी, सब कुछ हाई अलर्ट पर थी। सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था और होटल में आने वाले वीवीआईपी गेस्ट के मद्दे नजर होटल में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मगर तीनों बच्चों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन सारी बातों का हल उन तीनों ने ढूंढ लिया था। बस उन्हें सिर्फ इंतजार इस बात का था कि वो अपने प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के लिए सही वक्त का इंतजार करें। रिया और आर्यन दोनों ही हैरानी से अलेक्जेंडर की ओर देख रहे थे। अलेक्जेंडर बालकनी की रेलिंग की ओर जाकर मनाली की वादियों को देखने लगा। फिर अलेक्जेंडर ने अपने भाई बहन की ओर मुड़कर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, देखो, मुझे लगता है कि हम तीनों ने मिलकर जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग तो बिल्कुल सही है। आई एम कॉन्फिडेंट कि एक बार हमारे प्रेसिडेंशियल स्वीट का मेन डोर खुल जाता है, उसके बाद से लेकर गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो सकता है। मगर सबसे मुश्किल काम है हमारे बेडरूम से निकलकर प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर तक पहुंचना, क्योंकि इस रास्ते में हमें मिल सकते हैं हमारी जिंदगी के सबसे बड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, मम्मा और डैडा। रिया और आर्यन भी अलेक्जेंडर की बात से पूरी तरह से सहमत थे। तभी रिया अपनी जगह से उठी और अपने भाई के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगी, मैं जान सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर कम से कम चलो एक बात अच्छी तो ये है कि अब मम्मा हमारे साथ नहीं बल्कि डैड के साथ उनके कमरे में सोती है। मेरे ख्याल से रात होती ही जब मम्मा और डैड अपने बेडरूम में चले जाएंगे तब हमें ये मौका मिल सकता है। तभी अलेक्जेंडर ने फिर से अपनी जगह से मुड़ते हुए अपने भाई बहन की ओर देखा और कहा, असली मौका तो सिर्फ तब मिलेगा जब मम्मा और डैड दोनों गहरी नींद में सो जाएंगे। अलेक्जेंडर के सामने खड़े उसके दोनों भाई बहन उसकी बात मानते हुए बस अब उस पल का इंतजार करने लगे जब वो अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते थे। वहां रोहित ने जब अपने बेडरूम में आंखें खोली तब रोहित अचानक ही झटके से अपने बिस्तर से उठ गया। रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि कई घंटे बीत चुके थे और रोहित गहरी नींद में सोया हुआ था। रोहित की जिंदगी में इस वक्त काफी उतार चढ़ाव चल रहे थे। ऐसे में रोहित की हर एक मिनट बहुत कीमती थी, मगर खुद रोहित को पता नहीं चला कि कब रोहित की आंखें बंद हुई और इतने घंटे बीत गए। रोहित जब अचानक से उठा तो उसका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में समय देख रहे उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि वो इतनी देर तक कैसे सो गया था। रोहित अपनी नींद के बारे में सोच रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने हॉस्पिटल में सनी की खबर नहीं ली थी। ये ख्याल आते ही रोहित ने सोचा कि उसे एक बार हॉस्पिटल जाकर देखना चाहिए। तभी रोहित ने बेडरूम में इधर उधर देखा तो उसे बहुत बड़ी हैरानी हुई। रोहित ने देखा कि रोहित के बेडरूम में अनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित को लगा कि अनिका जरूर बच्चों के साथ बाहर लिविंग रूम में मौजूद होगी। फ्रेश होने के बाद रोहित जब बाथरूम से बाहर आया तो रोहित को अचानक ही अपना फोन याद आया। उसे लगा कि कई लोगों ने उसे कॉल किया होगा। रोहित अब यहाँ वहाँ अपना फोन ढूंढने लगा, पर अगले ही पल उसे याद आया कि वो एक बार अपने बिस्तर के पास देख ले। रोहित जैसे ही अपने बिस्तर के पास गया उसने देखा कि रोहित का मोबाइल फोन रोहित के सिरहाने उसके बिल्कुल पास पड़ा था। रोहित को इस बात की अभी तक चिंता हो रही थी कि काफी घंटे बीत चुके थे, मगर रोहित को शायद कोई कॉल नहीं आया था और इसीलिए रोहित की नींद भी नहीं खुली। जब रोहित ने अपना मोबाइल फोन उठाकर चेक किया तब उसे एहसास हुआ कि रोहित के मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। रोहित ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया। जब रोहित ने अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में नजर डाली तो उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नजर नहीं आ रहा था। ना तो अनिका कहीं नजर आ रही थी और ना ही बच्चे। ये बात रोहित को थोड़ी अजीब लगी। पूरा लिविंग रूम सन्नाटे से पसरा हुआ था।
रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जब भी बच्चे लिविंग रूम में होते थे तो इतनी शांति छाई नहीं रहती थी। बच्चे हरदम शोर मचाते रहते थे, पर इस वक्त लिविंग रूम में सन्नाटा देखकर रोहित को अजीब लगा। रोहित तेजी से बच्चों के कमरे की ओर गया और बच्चों के बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही रोहित की आंखों ने जो दृश्य देखा, उसे देख रोहित हैरान हो गया था। रोहित ने देखा कि तीनों बच्चे बेडरूम की बालकनी में बैठे शायद टेबल पर किसी तरह की कोई गेम खेल रहे थे। रोहित को दूर से नजर नहीं आ रहा था कि टेबल पर बड़ी चीज कोई गेमिंग बोर्ड नहीं बल्कि एक चार्ट पेपर था, मगर रोहित को इस बात की हैरानी थी कि अनिका बच्चों के बेडरूम में भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले कि रोहित बच्चों के बेडरूम का दरवाजा बंद करके फिर से अनिका को ढूंढने की कोशिश करता, तभी अचानक रोहित के कानों पर रिया की आवाज पड़ी। रिया अपने डैड को आवाज लगाते हुए रोहित के पास आई और कहने लगी, हाय डैड, आप जाग गए? मैं अभी अभी आर्यन और अलेक्जेंडर से यही कह रही थी कि लगता है कि मम्मा के साथ रह रहकर अब डैड को भी मम्मा की आदत लगने लगी है। दरअसल रोहित को कमरे के दरवाजे पर खड़ा अलेक्जेंडर ने ही रिया को रोहित के पास भेजा था। वो किसी तरह रोहित को डिस्ट्रैक्ट करके सामने पड़े चार्ट पेपर को फोल्ड करके रोहित की नजरों के सामने से हटाना चाहते थे, ताकि रोहित को उनकी प्लानिंग के बारे में कुछ पता न चले। हालांकि अलेक्जेंडर को पूरा भरोसा था कि कभी भी रोहित अपने बच्चों को इस तरह शक की नजरों से नहीं देख सकता था, मगर तभी आर्यन ने इस बात पर जोर डाला कि वो जल्द से जल्द सामने पड़े चार्ट पेपर को छुपा दे, क्योंकि आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित एक बेहद चालाक बिजनेसमैन था और रोहित की नजरों के सामने आई चीज कभी भी रोहित इग्नोर नहीं करता था। छोटे से छोटे शक की तह तक जाकर राज का पर्दाफाश करना ही रोहित की सबसे बड़ी काबिलियत थी। और इसीलिए जब आर्यन ने रोहित को देखा कमरे के अंदर आते हुए, तब आर्यन ने अलेक्जेंडर और रिया को अलर्ट करते हुए इशारे से कहा कि उन्हें चार्ट पेपर को किसी भी हालत में रोहित की नजरों के सामने से हटाना पड़ेगा। और इसीलिए रिया दौड़कर अपने पापा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोहित की ओर आगे बढ़ी। रोहित चाहे कितने भी काम के प्रेशर में हो या किसी भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, जब भी रोहित अपने बेटे की शक्ल और उसे मुस्कुराता हुआ देखता, रोहित अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस करता था। रोहित को अपने प्यारे बेटे की मुस्कान एक अलग ही सुकून देती थी। रोहित वैसे तो अलेक्जेंडर और आर्यन से भी बहुत प्यार करता था, पर कहीं न कहीं रोहित अपनी बेटी रिया से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। वो रिया के साथ कुछ ज्यादा ही सुकून महसूस करता था, कुछ ऐसा सुकून जो वो अनिका के साथ भी महसूस नहीं करता था। रोहित के लिए अनिका की फीलिंग कुछ और थी और ये बात हर कोई जानता था, पर रोहित के मन में अपनी बेटी रिया के लिए कितना प्यार था, ये भी हर कोई जानता था। रोहित ने जैसे ही रिया को मुस्कुराते हुए देखा, रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? रोहित का ये सवाल सुनकर रिया हैरान हो गई। रिया और उसके भाई काफी देर से बेडरूम में बैठे अपनी प्लानिंग में बिजी थे, इसलिए वो नहीं जानते थे कि अनिका इस वक्त कहाँ थी। तीनों बच्चों ने जब बेडरूम के अंदर दाखिल होकर प्लानिंग शुरू की थी, तब वो सिर्फ इतना जानते थे कि अनिका टेरेस गार्डन पर बैठे फोन पर किसी के साथ बात कर रही थी। इसके बाद बच्चों ने अपनी गहरी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसका ध्यान नहीं था कि अनिका कहाँ थी। जब रोहित ने रिया से अनिका के बारे में सवाल पूछा, अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरान होकर अपने डैड के पास आए। जब तीनों बच्चे और रोहित ने ही लिविंग रूम में हर जगह अपनी नजरें घुमाई, तब उन्होंने देखा कि अनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित जल्दी से प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर पर गया और जैसे ही उसने मेन डोर खोला, रोहित की आंखों के सामने खड़े कुछ सिक्योरिटी गार्ड तेजी से रोहित के पास आए। रोहित ने इस सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर देखकर पूछा, अनिका कहाँ है? उस सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, मैम नीचे कैफेटेरिया में गई हैं। फिक्र मत कीजिए सर, हमारे 2 आदमी भी उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए गए हैं। जैसे ही रोहित ने अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनी, रोहित ने एक गहरी राहत की सांस ली। बच्चे भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। वो सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि चाहे अनिका की याददाश्त खो चुकी थी, मगर हर इंसान की जिंदगी में रोज ऐसा एक वक्त आता है जब वो सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहता है। और भले ही अनिका की याददाश्त चली गई थी, मगर इंसान का नेचर तो बदला नहीं जा सकता था। रोहित ने सोचा कि शायद अनिका को भी कुछ टाइम अपने साथ अकेले में गुजारना था,
इसलिए वो कुछ वक्त के लिए कैफेटेरिया अकेले गई थी। इसलिए इस बात पर ज्यादा वजन ना देते हुए रोहित ने बच्चों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम इज फाइन, डोंट वरी। मम्मा भी शायद रिलैक्स होना चाहती हैं, इसीलिए नीचे कैफेटेरिया में कॉफी पीने चली गई होंगी। वैसे तुम्हारी मम्मा के लिए ये एक्सरसाइज भी अच्छी है। तुम्हारी मम्मा फिलहाल जिंदगी के उस दौर से गुजर रही है जहां वो अपने आप को भी नहीं पहचान सकती। कुछ वक्त अपने साथ अकेले गुजारेंगी तो शायद अपने आप को भी बेहतर समझ पाएंगी। तुम तीनों तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी मम्मा एक जीनियस है, और तुम लोग देख लेना, एक दिन तुम्हारी मम्मा के अंदर छुपी हुई जीनियस उसे अपने आप तक पहुंचाने में कामयाबी होगी। अपने डैड की इतनी प्यारी बात सुनकर तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद हुआ तब अचानक ही रिया के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी, और रिया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, मगर पापा, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी मुझे। आज आप दिन भर सोते रहे। इससे पहले कि रोहित अपनी प्यारी सी गुड़िया को इस बात का कोई जवाब दे पाता, रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, क्या आप जानते हैं ऐसा करना कितना डेंजरस हो सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर पर पूरा दिन गेम खेलती रहती हूँ, मैं काफी सारी रिसर्च भी करती रहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान दिन में सोता है उसे रात भर उल्लू की तरह जागने की आदत हो जाती है, और जब परिवार में एक इंसान अपनी साइकिल बदलता है तो पूरे के पूरे परिवार को अपनी साइकिल बदलनी पड़ती है। फिर पूरा का पूरा परिवार उल्लुओं के परिवार का हो जाएगा। इसीलिए रात को जल्दी सोना हो तो दिन में मत सोया करो। चलो प्रॉमिस करो पापा कि आज रात आप जल्दी सो जाएंगे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि रिया अचानक इस तरह की जिद क्यों कर रही थी। दोनों भाई रिया की इस तरह की बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वो दोनों समझ गए थे कि रिया रोहित को इसलिए ये बात कह रही थी ताकि रोहित रात को सो जाए और उन तीनों को अपनी प्लानिंग शुरू करने में मदद मिले। लेकिन एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर गलती से भी रोहित को उन लोगों की प्लानिंग के बारे में जरा से भी भनक लग गई तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती थी, और रिया सामने से चलकर मुसीबत को न्योता दे रही थी। दोनों भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित के सामने अपनी बहन को इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने से कैसे रोके। रिया ने अपने डैड के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया था ताकि रोहित उसे ये प्रॉमिस कर सके कि वो रात को जल्दी सो जाएगा। तभी रोहित ने रिया का बड़े ही प्यार से नाक पकड़ते हुए कहा, तब तो मुझे रात को जरूर जागना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी सी गुड़िया रात भर मोबाइल फोन पर गेम खेला करती है, और लोग मुझे उल्लू कहें उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी बेटी को उल्लू कहकर बुलाएं। इसलिए अब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं रात को जाकर खास तौर पर इस बात का ध्यान रखूं कि मेरी बेटी रात भर ना जागे। जैसे ही एलेक्जेंडर और आर्यन ने रोहित की ये बात सुनी, दोनों मन ही मन अपनी बहन के बेवकूफी को कोसने लगे। दोनों अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और इसीलिए अपनी बहन की बात मानकर वो दोनों इतने खतरनाक मिशन के लिए राजी हुए थे। मगर जिस बहन के लिए वो इतना खतरनाक मिशन करना चाहते थे, वही बहन अब अपनी नादानी की वजह से पूरे मिशन को खतरे में डाल रही थी। ये देखकर दोनों भाई को अब कहीं न कहीं ये भी लगने लगा था कि कहीं अपनी बहन की जिद पूरी करने के लिए उन्होंने जो मिशन हाथ में लिया था वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं थी। मगर दोनों भाइयों ने सोच लिया था कि अगर ये सारी बातें रिया के मन का वहम भी है तो उस वहम को दूर करने के लिए अब गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली में जाना बेहद जरूरी था। बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए रोहित वापस अपने बेडरूम में चला गया। जब रोहित ने अपने चार्जिंग पॉइंट से अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तब रोहित को एहसास हुआ कि कम वक्त में काफी ज्यादा चार्जिंग हो गई थी। रोहित ने जब मोबाइल फोन ऑन करके देखा तो वो हैरान रह गया कि हॉस्पिटल से सनी के इंचार्ज डॉक्टर के कई सारे मिस कॉल थे। जब रोहित ने देखा सनी के इंचार्ज डॉक्टर के इतने सारे मिस कॉल रोहित के नंबर पर आ चुका था तो रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई। रोहित ने जल्दी से उस डॉक्टर को कॉल बैक किया। कुछ रिंग बजने के बाद जब डॉक्टर ने फोन उठाया तब रोहित ने तेज सांसें लेते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सनी ठीक तो है ना? क्या हुआ सनी को? रोहित की इस तरह परेशान आवाज सुनते हुए डॉक्टर ने बड़ी ही धीमी और समझती हुई आवाज में रोहित से कहा, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर मारवा, मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके भाई को बेशक अब तक होश नहीं आया, वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आया है, मगर उसकी बॉडी बाकी रिपोर्ट्स काफी बेहतर है।
आई मस्ट से कि योर ब्रदर इज फाइटर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपके भाई को होश आ जाए। डॉक्टर साहब की आवाज़ सुनते ही और उनकी बातें सुनते ही रोहित के जान में जान आ गई। रोहित ने अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए डॉक्टर से कहा, तो क्या डॉक्टर, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सनी कोमा से बाहर आ जाएगा? रोहित की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, वेल, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर मारवा, मगर मेडिकल साइंस अब तक इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि कोमा में गए हुए आदमी के साथ क्या होगा ये जान सके। हाँ, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं कल जितना नाउम्मीद था, आज उतना नाउम्मीद नहीं हूँ। आपके भाई की बाकी सारी रिपोर्ट्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपका भाई जिंदगी जीने के लिए फाइट करना चाहता है, और मैं एक डॉक्टर हूँ। इतना कहकर डॉक्टर ने आगे बताया, मगर फिर भी आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, एक पेशेंट को जिंदा रखने के लिए किसी वेंटिलेटर या किसी दवाई से सबसे ज्यादा जरूरत होती है जीने की इच्छा की। जो इंसान जीने की इच्छा छोड़ चुका है वो तो बहुत पहले ही मर चुका है, मगर जिस इंसान को जीने की इच्छा है वो आखिरी सांस तक भी जिंदगी जीने के लिए लड़ता रहता है। और आपके भाई की ये जीने की इच्छा ही जरूर एक न एक दिन उसे हमारे बीच ठीक उसी तरह खड़ा करेगा जैसा कि वो पहले आज से हुआ करता था। डॉक्टर की मोटिवेशनल बातें सुनकर रोहित को कहीं न कहीं काफी अच्छा भी लग रहा था। रोहित के दिल में अपने भाई की जिंदगी को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित कुछ देर तक अपने कमरे में टहलता रहा। रोहित सनी की लंबी जिंदगी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा, मगर तभी अचानक एक बात रोहित के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। रोहित को एहसास हुआ कि अभी कुछ देर पहले जब रोहित ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑन करके अपना कॉल लॉग चेक किया था, तो रोहित ने देखा था कि सनी के डॉक्टर के फोन नंबर के ठीक नीचे इंस्पेक्टर गिरीवाल का नंबर दिखाई दे रहा था। हालांकि रोहित को याद नहीं था कि सोने से पहले रोहित ने आखिरी बार किससे बात की थी, मगर जल्दी से अपना कॉल लॉग दोबारा चेक करते हुए रोहित ने अपना जब फोन हाथ में लिया तो रोहित ये देखकर चौंक गया कि डॉक्टर के मिस्ड कॉल आने से ठीक 10 मिनट पहले इंस्पेक्टर गिरीवाल का कॉल आया था, जिस पर 1 से 1.5 मिनट तक की बात हुई थी। मगर रोहित को याद नहीं आ रहा था कि रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ कब बात की थी। रोहित की जब हैरानी बढ़ती गई तब रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल को कॉल लगाया। कुछ रिंग के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब कॉल उठाया तब धीमी और पतली आवाज में इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से पूछा, सर जी क्या हुआ, कोई नया हुक्म है? रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, क्या तुमने मुझे लगभग 4-5 घंटे पहले कॉल किया था? क्या हमारे बीच कोई बात हुई थी? रोहित की ये बात सुनकर फोन पर खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर को रोहित की बात सुनकर काफी ताजुब हो रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपना गला साफ करते हुए रोहित से कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैंने आपको कॉल किया था, आपने कॉल रिसीव किया था। मैंने आपको बताया कि आपने जो समाज सेवा का काम मेरे कंधों पर सौंपा है उसे पूरा करना मेरे लिए कितना मुश्किल होने वाला है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी आप खामोश रहे तो मैं समझ गया कि आप मेरी बात से नाराज हो गए हैं। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसके साथ कब बात की थी। रोहित ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की कि रोहित की क्या सोने से पहले इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ बात हुई थी, मगर जब रोहित को कुछ याद नहीं आया तब रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, अच्छा मुझे बताओ कि जब तुमने मुझसे यह बात बताई तब मैंने तुमसे क्या कहा? हालांकि इंस्पेक्टर गिरीवाल को रोहित की ही बातें बहुत अजीब लग रही थी, मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि बड़े बड़े लोग इस तरह के ऊपर उटपटांग सवाल पूछा करते थे, और रोहित इंस्पेक्टर गिरीवाल को जितने पैसे देता था उतने पैसों में इस तरह के 1000 सवालों के जवाब देने के लिए इंस्पेक्टर गिरीवाल राजी हो जाता। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हंसते हुए रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे क्या साहब, आज दोपहर को ही महंगी शराब पीने का शौक चढ़ गया था क्या? दरअसल मैं जब आपके साथ बात कर रहा था तब मुझे लगा कि आप शायद मेरी बातें सुनने के मूड में नहीं थे। आप मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल की हर बात रोहित के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ ये सारी बातें कब की थी। हैरान रोहित ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने मेरे साथ ये सारी बातें की थी?
क्योंकि तुम जिस वक्त के बारे में बात कर रहे हो उस वक्त तो मैं शायद गहरी नींद में सो गया था। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, इंस्पेक्टर गिरिवाल जोर से कह पड़ा। तभी मैं सोचूं सर कि मैं ये बातें किए जा रहा हूँ, मगर फोन के उस तरफ इतनी खामोशी क्यों है? अब मामला समझ में आया सर। मुझे लगता है कि मैंने जब आपको कॉल किया था तब नींद में ही आपका हाथ रिसीव बटन पर दब गया था और मैं यहाँ से बेवकूफों की तरह बातें करते रहा और आप वहाँ गहरी नींद में सोए रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम जैसे मजदूरों का तो काम ही है कि मालिक आराम से चैन की नींद सोए और हम मजदूर मालिकों की चैन की नींद बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करें। बस सर, तो मैं अपनी ही कही हुई बात फिर से दोहरा देता हूँ। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, उस लड़की के भाई को ढूंढने में अभी कुछ दिनों का वक्त और लग जाएगा। पता नहीं चल रहा है कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और एक अपाहिज आदमी कैसे गायब हो सकता है सर? सर, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस अपाहिज लड़के का कौन दुश्मन हो सकता है। या तो फिर ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं, या फिर उसके भाई ने इतने सालों में अपनी बहन को उल्लू बना कर रखा था। सर, आप जानते ही नहीं है, ऐसे केसेज में कई बार ऐसे खुलासे होते हैं कि पढ़े लिखों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये लोग जो अपने आप को अनपढ़ कहते हैं वो दिमाग से इतने शातिर होते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर को भी कभी कभी अपनी अक्लमंदी पर सवाल उठने लगते हैं। ये सुन रोहित ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर इंस्पेक्टर गिरिवाल ने कहा, कहने को तो ये भी हो सकता है कि इतने सालों से इसका भाई इस लड़की को बेवकूफ बना रहा था, पलंग पर पड़े पड़े मजे में मुफ्त की रोटियां टोल रहा था और बहन को काम पर लगा दिया था। जब पता चला हुआ कि बहन ने कई सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हो सकता है कि घर से पैसे लेकर खुद ही रफ्फू चक्कर हो गया हो। इतने सालों से ये अपाहिज होने का नाटक कर रहा था, वरना आप ही बताइए सर कि अचानक ये कैसे हो सकता है कि एक अपाहिज लड़का इस तरह से गायब हो जाए। जहां एक और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो शर्मिला रोहित से छुपा रही थी, वहीं दूसरी ओर रोहित को शर्मिला के लिए काफी सिंपैथी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि रोहित ने शर्मिला की आंखों में पढ़ लिया था कि शर्मिला अपने भाई को लेकर कितनी ही बेबस और लाचार थी। जहां तक शर्मिला की काबिलियत का सवाल था, रोहित ने खुद देखा था कि शर्मिला अपना काम बखूबी निभाया करती थी। सनी भी शर्मिला के टैलेंट की काफी तारीफ किया करता था। इतनी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की जो B16 पाउडर पाने के लिए इतनी गहरी प्लानिंग कर सकती है, वो कभी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि अपने भाई के सालों की ढोंग को पकड़ न पाए। ये सारी बातें एक साथ रोहित के दिमाग में घूमने लगे। तभी रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, एक काम करो, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, जब तक मैं रुकने को ना कहूँ तुम उसके भाई को ढूंढते रहो। इंस्पेक्टर गिरिवाल जानते थे कि उसे अब वही करना था जो रोहित ने उसे बताया था, इसलिए बिना किसी आर्गुमेंट के इंस्पेक्टर गिरिवाल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होने के तरीके से रोहित समझ गया था कि इस इंस्पेक्टर गिरिवाल को वो काम पसंद नहीं आ रहा था जो रोहित ने उसे सौंपा था, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा था। रोहित एक तरफ शर्मिला की किसी तरह से मदद करना चाहता था और उसके भाई को ढूंढकर वापस उसके हवाले करना चाहता था, मगर दूसरी तरफ रोहित ये भी जानना चाहता था कि शर्मिला के तार किसके साथ जुड़े थे, और रोहित को उम्मीद थी कि बहुत जल्द रोहित अपने उस दुश्मन तक पहुंच जाएगा जिसके साथ अनिका के अतीत के तार जुड़े थे। वहां होटल के सेकेंड फ्लोर के कैफे में बैठी अनिका काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी और अनिका के सामने खड़ा कैफे का सीनियर मैनेजर और उसकी जूनियर दोनों काफी परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने दोनों को काफी डांट फटकार लगाई थी, जिसकी वजह से दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर गया था। मैनेजर अपने जूनियर के सामने बार बार हैरानी से देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका काफी देर से इतनी खामोश क्यों बैठी थी। मैनेजर ने जब देखा कि काफी देर तक अनिका गहरी सोच में डूबी रही, तो धीमी धीमी आवाज में मैनेजर ने अटकते हुए अनिका से कहा, मैडम, वी आर रियली वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैंने पूरा सिस्टम चेक कर लिया, यहाँ तक कि खुद हमारे स्टोर हाउस में जाकर 5 बार चेक कर चुका हूँ, मगर वो 2 बोतलें कहीं नजर नहीं आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। काफी कोशिश करने के बाद भी हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर वो 2 वाइन की बोतलें कौन ले गया। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका मैनेजर की ये बात कई बार सुन चुकी थी।
अनिका जानती थी कि कहीं न कहीं उन शराब की बोतलों के तार कुसुम के साथ हुए हादसे के साथ जुड़े हुए थे। वहीं मैनेजर और उसके जूनियर ये समझ रहे थे कि होटल की मालकिन होने के नाते अनिका ये जानना चाहती थी कि इतनी महंगी शराब की बोतल आखिर गायब हुई तो कैसे हुई। उन शराब की बोतलों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि अगर सीनियर मैनेजर और उसके जूनियर दोनों की तनख्वाह मिला दी जाए तो शायद 6 महीने तक वो लोग शराब की बोतल को भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। यही बातें सोच सोचकर सीनियर मैनेजर और उसके जूनियर के हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर अनिका उन्हें कोई बड़ी सजा सुनाने वाली थी। वहीं अनिका बार बार मन में यही सोच रही थी कि अगर शराब की बोतल कौन ले गया था, ये बात अगर वो जान पाती तो अनिका के लिए कुसुम के अपराधियों तक पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो सकता था। अनिका ने करण गुलेरिया के साथ बात तो की थी। तब करण गुलेरिया ने अनिका से कहा था कि वो बहुत जल्द अनिका के पास एक ऐसा वकील भिजवा रहे हैं जो काफी ज्यादा काबिल था और भरोसे लायक भी था, मगर वकील के आने से पहले अनिका ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाना चाहती थी, जिससे वकील को कोर्ट में ये साबित करने में आसानी हो कि वो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर गिरिवाल और उसकी टीम ने की थी वो बेबुनियाद थी और इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाने के बजाय उन लोगों ने जानबूझकर अपराध को छुपाने की कोशिश की थी। अनिका के सामने खड़ा कैफे का सीनियर मैनेजर बार बार अनिका को प्लीज सॉरी कहता रहा, मगर अनिका के कानों पर जैसे उसकी एक बात नहीं पड़ रही थी। कैफे में वैसे बैठे कुछ विदेशी मेहमान भी सीनियर मैनेजर को अनिका के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर काफी हैरान हो गए। वहां पर रेगुलरली आने वाले क्लाइंट्स मैनेजर को अच्छी तरह से पहचानते थे। मैनेजर भी काफी डिग्निफाइड और अच्छी तरह से कई सालों से लोगों को सर्व किया करता था। लोग मैनेजर की काफी इज्जत भी करते थे, मगर जिंदगी में पहली बार मैनेजर को किसी के सामने इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मैनेजर के रेगुलर गेस्ट की काफी हैरान थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने धीमी आवाज में मैनेजर से पूछा, क्या और कोई रास्ता नहीं है ये पता लगाने की कि वो शराब की बोतलें होटल से कौन ले गया है। इस बार अनिका की बात सुनकर मैनेजर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैनेजर ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम। मैंने जमीन आसमान एक करके ये पता करने की कोशिश की थी कि वो महंगी वाइन की बोतल आखिर कौन ले गया, मगर ना तो सीसीटीवी में किसी तरह का कोई प्रूफ नजर आ रहा है और ना ही रिकॉर्ड में कहीं नजर आ रहा है कि वो 2 बोतलें कौन ले गया। इस महीने की 13 तारीख को जब इन्वेंटरी चेक की गई थी तब तक वो दोनों बोतलें हमारे स्टोर रूम में थी, मगर जब आपने 3 दिन पहले मुझे उन शराब की बोतलों के बारे में पूछा तब मुझे एहसास हुआ कि 2 बोतलें मिसिंग थी। मगर हैरानी की बात यह है कि सब कुछ चेक करने के बावजूद मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि वो 2 बोतलें कहाँ गई और किस तरह गई। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम कि उन 2 बोतलों की कीमत अगर मिलाई जाए तो मेरे लिए इतने पैसे चुका पाना बेहद मुश्किल है। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर इतनी विनती करता हूँ कि चाहे आप मेरी नौकरी छीन लीजिए, मगर मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं उन दोनों बोतलों की कीमत नहीं चुका सकता। मैनेजर ने जब कहा कि वो नहीं पता लगा सकता कि बोतल कहाँ गायब हुई थी और किसने गायब की थी, तब अनिका के चेहरे पर निराश साफ नजर आने लगी। हालांकि अनिका निराश इसलिए थी क्योंकि अनिका उन शराब की बोतलों के जरिए असली अपराधी तक पहुंचना चाहती थी। वहीं मैनेजर को लगा कि अनिका इतने बड़े नुकसान को लेकर काफी निराश थी। कैफे में वो जहां मैनेजर और अनिका इस तरह से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, तभी अचानक अनिका की नजर एलिवेटर से बाहर आ रहे रोहित पर पड़ी। जब अनिका के आगे गिड़गिड़ाते हुए मैनेजर की नजर लिफ्ट से बाहर आ रहे रोहित पर पड़ी, तब उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनिका के पैरों के पास गिड़गिड़ा रहा मैनेजर ये सोच सोचकर मन ही मन बेहद घबरा रहा था कि आखिर अनिका रोहित को मैनेजर के बारे में क्या कहेगी। रोहित जैसे ही अनिका को ढूंढता हुआ कैफे के अंदर आया, मैनेजर अनिका के पैरों के पास से खड़ा होकर अपने कपड़े सीधे करने लगा। जूनियर मैनेजर भी काफी डरी हुई लग रही थी। उन दोनों को एक बात पता थी कि अगर अनिका ने रोहित को सब कुछ बता दिया तो उन दोनों की नौकरियों के साथ साथ रोहित उन पर इतनी बड़ी पेनाल्टी और जुर्माना लगाएगा कि उनके लिए उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सीनियर मैनेजर और उसके जूनियर दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर सनी इस वक्त वहां मौजूद होता तो मामला कुछ और होता।
सनी के दिल में लोगों के लिए काफी प्यार था और वो समझ सकता था कि कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती थी। मगर रोहित के बारे में उन दोनों ने ये सुन रखा था कि रोहित एक बेहद ही रूड बिजनेसमैन था और बिजनेस में रोहित कभी किसी इमोशंस को जगह नहीं देता था। रोहित ने आज तक कभी पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की ऑपरेटिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कभी नजर नहीं डाली थी। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित के पास और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे जिनमें रोहित का ज्यादातर वक्त बीतता था। रोहित जब भी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल आता था तो वो सिर्फ और सिर्फ होटल में होने वाले कामकाज और स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी बातें ही गौर करता था। रोहित का ये वसूल था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिस किसी बिजनेस से जुड़ा हो, उस बिजनेस के साथ जुड़े क्लाइंट्स कभी भी ये कंप्लेन ना कर पाए कि उन्हें मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ काम करके अफसोस हुआ, चाहे वो होटल की बात हो या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज की या टेक्सटाइल या शिपिंग की। रोहित चाहता था कि उसके कस्टमर जो उसके क्लाइंट्स एक बार उसके साथ जुड़ने के बाद जिंदगी भर के लिए सिर्फ उसी के साथ बिजनेस करते रहें। अनिका को ढूंढ रही रोहित की नजरों ने जब देखा कि अनिका कैफे के कोने में एक टेबल पर मैनेजर और उसकी जूनियर के साथ बैठी थी तो रोहित तेजी से अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित को मैनेजर के पास आता हुआ देखकर मैनेजर धीरे से अनिका की ओर मुड़कर कहने लगा, मैडम प्लीज मैडम, सर को मत बताइएगा। रोहित को अपने पास आता हुआ देखकर अनिका ने भी बिल्कुल धीमी आवाज में मैनेजर से कहा, ठीक है, तुम भी सर को इसके बारे में कभी कुछ मत बताना। अनिका की बात सुनकर मैनेजर और उसकी जूनियर हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैनेजर और उसके जूनियर ने मन ही मन सोच लिया था कि आज उनकी छुट्टी पक्की थी। अगर अनिका ने अपने पति और होटल के मालिक रोहित को सब कुछ सच बता दिया तो उनके साथ क्या होगा, ये सोच सोचकर ही उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। मगर जब अनिका ने मैनेजर से कहा कि रोहित को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं थी, तब मैनेजर और उसकी जूनियर अचानक चौंक गए। रोहित और अनिका के बीच में अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस था, इसलिए रोहित सुन नहीं पाया था कि मैनेजर और अनिका के बीच में क्या बातें चल रही थी। कुछ ही सेकेंड में जब रोहित कैफे के कोने में बने एक छोटे से टेबल पर बैठी अनिका के पास पहुंचा, तब कुछ देर के लिए रोहित अनिका और उनके सामने खड़े मैनेजर को देखता रहा। अनिका के टेबल पर एक कॉफी का मग पड़ा था। रोहित ने जब मैनेजर के रिएक्शन को देखा तो वो समझ गया था कि मैनेजर काफी घबराया हुआ लग रहा था। अनिका के चेहरे को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे अनिका काफी गुस्से में थी। अनिका को इस तरह परेशान देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, एनी प्रॉब्लम? रोहित का सवाल सुनने के बाद अनिका ने गहरी सांस ली और रोहित की ओर देखकर कहा, नहीं, दरअसल वो मैं कॉफी पीना चाहती थी। मैंने कहा था कि कॉफी मुझे विदाउट शुगर चाहिए, मगर इस कॉफी में शुगर थी। अनिका का ये जवाब सुनकर मैनेजर और उसके जूनियर एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सी बात को लेकर अनिका इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए अनिका के बगल में बैठते हुए रोहित ने अनिका से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी कॉफी मंगवा देते हैं। रोहित का इशारा समझते ही सीनियर मैनेजर ने अनिका के टेबल से कॉफी मग उठाते हुए कहा, मैडम आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अभी आपके लिए दूसरी कॉफी बनवा देता हूँ। ये कहकर मैनेजर और उसके जूनियर कॉफी मग उठाकर वापस किचन की ओर जाने लगे। तभी रोहित ने उन्हें आवाज लगाते हुए रोका। रोहित की कड़क आवाज सुनते ही मैनेजर के पांव जैसे जमीन में जम गए। मैनेजर के हाथ में कॉफी मग था और मैनेजर के हाथ कांप रहे थे। मैनेजर डरते हुए पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित अपनी जगह से उठकर मैनेजर के पास आया। रोहित के जूतों से आने वाली आवाज पूरे कैफेटेरिया में गूंज रही थी, मगर रोहित के जूतों की आवाज सबसे ज्यादा मैनेजर के दिल पर छाप छोड़ रही थी। मैनेजर के हाथ पांव खड़े खड़े ही ठंडे हो रहे थे। मैनेजर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो रोहित मैनेजर के बिल्कुल पास आ गया और बड़ी ही धीमी आवाज में मैनेजर से कहने लगा, देखिए, मैं नहीं जानता आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। शायद हम जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, मगर मैं आपको इतना बता दूं कि हमेशा से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का यही मोटो रहा है कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन को हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे। मगर मेरे परिवार के साथ यहाँ इस तरह का चीज हो सकता है, तो फिर आई एम श्योर कि आप लोग कस्टमर के साथ भी रिपीटेडली ऐसी चीज करते होंगे। रोहित की ऐसी बात सुनकर मैनेजर के हाथ पांव और भी ज्यादा ठंडे पड़ गए।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या कहे। इससे पहले कि मैनेजर कुछ बोलने की हिम्मत करता, रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मैनेजर से कहा, और ये मत भूलिए कि इंसान जो कुछ भी काम करता है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है। आप भी यहाँ पर काम करते हो सिर्फ अपने परिवार के लिए। मैं भी एक आम आदमी हूँ। भले ही आज दुनिया की नजरों में मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ, मगर सच कहूँ तो मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए करता हूँ। और आपको इतना याद रखना होगा कि मेरे परिवार को यहाँ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोहित ने भले ही ये बात बड़ी ही नर्म तरह से कही थी और बिल्कुल धीमी आवाज में कही थी, मगर रोहित की ये बातें सुनकर मैनेजर का दिल बैठ रहा था। मैनेजर अच्छी तरह से जानता था कि भले ही रोहित ने जिस तरीके से ये बात कही थी वो काफी सॉफ्ट तरीका था, मगर रोहित ने धीमी आवाज में मैनेजर को चेतावनी दी थी कि रोहित के खानदान को अगर उसने अनदेखा किया तो फिर ये शायद उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। मैनेजर और उसके जूनियर कॉफी मग लेकर किचन की ओर चले गए। रोहित मुड़कर अनिका के पास आया। अनिका अभी भी काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका के चेहरे पर काफी परेशानी देखकर रोहित ने अनिका से कहा, छोड़ो अनिका, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि ना तो मैनेजर से कोई गलती हुई थी और ना ही अनिका ने जो बात रोहित को बताई थी वो सच थी। अनिका बस अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। अनिका के पास बैठे रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो आई थिंक अनिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त तुम कई सारी उलझनों में उलझी हुई हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफी परेशान हो, मगर मैं बस तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हारा साथ दे या ना दे, इंसान की जिंदगी के साथ उलझने हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं। तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में जो उलझी हुई हो। हम सब अपनी अपनी उलझनों से काफी परेशान हैं। ये सामने तुम जितने भी गेस्ट देख रही हो, जिनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान नजर आ रही है, जो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए, खिलखिलाते हुए, गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपनी परेशानियों से भागना चाहते हैं। तुम इस वक्त बिल्कुल उसी बच्चे की तरह हो जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे एक बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि दुनिया काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर से जितनी सीधी साधी और सुंदर नजर आती है ये दुनिया उतनी ही सीधी और सरल नहीं है। रोहित की बात सुनते ही अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, कहीं न कहीं मैं भी यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी दुनिया कितनी सीधी है। हालांकि अनिका ने बातों ही बातों में सीधे सीधे रोहित से कहा था कि वो जानना चाहती है कि उसकी जिंदगी से जुड़ा, उसके परिवार से जुड़ा शख्स जिसे लोग अनिका के पति के नाम से जानते थे, वो आखिर कौन था। वो चेहरा जो इस वक्त अनिका के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था, क्या वो सचमुच इतना सीधा और सरल था जितना वो कह रहा था, या फिर उसके चेहरे के साथ कोई और पहलू भी जुड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर गिरिवाल की बातें अनिका के दिमाग में गुज रही थी। शराब की बोतल एविडेंस ट्रे में होना, रोहित को बार बार इंस्पेक्टर गिरिवाल का कॉल आना और रोहित के बारे में श्रेया और बाकी लोगों का रवैया अनिका की समझ से बाहर था। अनिका किसी तरह उस नकाब के पीछे वाले रोहित को जानना चाहती थी, मगर अनिका की बात इस वक्त रोहित के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल था। रोहित ने अनिका की पीठ थपथपाते हुए कहा, सब कुछ समझ जाओगी, बहुत जल्द सब कुछ समझ जाओगी, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द तुम्हारे अंदर छुपी डॉक्टर अमृता इस अनिका का इलाज करेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग इस दुनिया का सबसे जीनियस दिमाग है। और तुम देख लेना, तुम इस दुनिया की पहली ऐसी एग्जाम्पल बनोगी जो खुद के इलाज करके खुद को ठीक करेगी। भले ही अनिका के मन में इस वक्त रोहित के लिए काफी उलझने चल रही थी, मगर रोहित ने जो कहा था वो बात अनिका के दिल को छू गई थी। अनिका खुद भी कई दिनों से ये चाहती थी कि अगर अनिका इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी और उसके हाथों में सचमुच कोई चमत्कार था, तो काश कोई ऐसा दिन आए कि अनिका खुद का इलाज करके अपने आप को अपने अतीत से जोड़ सके और अपनी जिंदगी से जुड़े सारे सवाल को जान सके। अपने कमरे में बैठी शर्मिला बस आसमान की ओर देखकर यही सोच रही थी कि वो भी 16 पार्ट ड्रग को कैसे हासिल कर सकती थी। न सिर्फ शर्मिला के मिशन के लिए अब
मगर ये बेहद जरूरी था कि शर्मिला अगर अपने भाई को दोबारा देखना चाहती थी तो उसका V16 पावर ड्रग तक पहुंचना बेहद जरूरी था। शर्मिला जानती थी कि उसे जल्दी से जल्दी कोई प्लानिंग करके V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। अगर वो अपने भाई को बचाना चाहती थी तो किसी भी हालत में उसे V16 पावर ड्रग माँ साहब के हवाले करना था। मगर शर्मिला यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि वो किस तरह V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि V16 पावर ड्रग कहाँ था, किसके पास था और इस वक्त किसके कब्जे में था। बस शर्मिला को इतना पता था कि V16 पावर ड्रग रोहित और अनिका के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता था कि वो कहाँ था। रोहित और अनिका के करीब पहुंचने के लिए शर्मिला ने सनी को एक सीढ़ी बनाई थी, मगर सनी के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद शर्मिला को वो सीढ़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सनी के बारे में जैसे ही शर्मिला सोचती थी, शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगते थे। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि अपने मकसद को कामयाब करने के लिए ही उसने सनी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था। हालांकि शर्मिला ये भी जानती थी कि सनी कहीं न कहीं सचमुच उससे प्यार कर बैठा था। मगर आवेश में आकर सनी ने शर्मिला को जो शब्द कहे थे वो शर्मिला की इस बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। मगर शर्मिला को अभी भी अपने आप पर पछतावा हो रहा था। काश उसने सनी पर हाथ नहीं उठाया होता और काश सनी के साथ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ होता। मगर अब शर्मिला जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था वो उसे मिटा नहीं सकती थी, न ही उसे बदल सकती थी। मगर अपने भाई के साथ जो हो रहा था, जो हो सकता था, वो किसी भी हालत में शर्मिला होते हुए रोकना चाहती थी। शर्मिला किसी भी हालत में अपने भाई को माँ साहब के खतरनाक चंगुल से बचाना चाहती थी और अपने भाई को अपने पैरों पर दोबारा खड़े होते हुए देखना चाहती थी, जिसके लिए उसे V16 पावर ड्रग की जरूरत थी। बार बार सोचने के बाद शर्मिला के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। शर्मिला ये जान गई थी कि अगर उसे V16 पावर ड्रग तक पहुंचना था तो किसी भी हालत में उसे अनिका के साथ नजदीकियां बढ़ानी होगी। मगर शर्मिला ये भी जानती थी कि ऐसा करना बहुत मुश्किल था। वहाँ शर्मिला अपने वीरान घर में ये सोच रही थी कि किस तरह से वो अनिका का इस्तेमाल करके V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। वही मनाली की अंधेरी गलियों से कुछ किलोमीटर दूर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपने बेडरूम में बैठे बच्चे किसी भी तरह रात होने का इंतजार कर रहे थे। वो आज एक बहुत बड़ा काम करने वाले थे, पर वो ये काम रात को करने वाले थे। इस कारण उनके अंदर एक बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। रोहित और अनिका के साथ खाना खाने के बाद बच्चे रोहित और अनिका को ये कहकर निकले थे कि उन्हें बहुत नींद आ रही थी। रोहित ये नियम बनाया था कि खाना खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर दिन में उन्होंने क्या क्या किया, बच्चों ने किस तरह अपना दिन बिताया, उसकी सारी बातें करेंगे, ताकि परिवार और बच्चों की बातों में अनिका का दिल लगा रहे। मगर आज खाना खाने के बाद तीनों बच्चों ने एक साथ उबासी लेते हुए रोहित से कहा कि उन्हें बहुत नींद आ रही थी और वो सोना चाहते थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि शरारती रिया इतनी जल्दी कभी नहीं सोती थी। मगर इस तरह से जब तीनों बच्चों को रोहित ने उबासियां लेते हुए देखा तो रोहित भी हैरान हो गया कि बच्चे आज अचानक इतनी जल्दी क्यों सोना चाहते थे। अपने बेडरूम में आने के बाद बच्चों ने लाइट ऑफ कर दी और फिर तीनों बच्चे अपने माँ बाप के सोने का इंतजार करने लगे। रोहित को थोड़ा अजीब तो लगा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि ये अच्छी बात है कि बच्चे जल्दी सो रहे हैं। तभी अनिका ने रोहित को इशारे से कहा कि एक बार वो बच्चों के बेडरूम में देख ले कि बच्चे सच में सो गए हैं या फिर कोई नाटक कर रहे हैं। अनिका भी अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि बच्चे किस तरह से शरारतें करते थे और अनिका रिया को बहुत ही अच्छी तरीके से जान गई थी। बच्चों के बेडरूम में दाखिल होने के बाद अनिका और रोहित को पता चल गया कि वाकई में बच्चे सो गए हैं। ये देखने के बाद दोनों कुछ ही देर में अपने बेडरूम में चले गए। बच्चे की होल से सब कुछ देख रहे थे। रोहित और अनिका को बेडरूम में गए लगभग 1 घंटा बीत गया था, जिसके बाद अचानक ही धीरे धीरे बच्चों ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और दबे पांव रोहित और अनिका के बेडरूम की ओर गए। जब एलेक्जेंडर ने देखा कि रोहित और अनिका की बातें करने की कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही थी, तब एलेक्जेंडर समझ गया कि अनिका और रोहित गहरी नींद में सो चुके थे। मैदान साफ देखते ही बड़े भाई यानी कि एलेक्जेंडर ने अपने भाई और बहन की ओर देखकर उन्हें बाहर आने का इशारा किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट के बीचों बीच तीनों बच्चे जमा होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों बच्चों ने पूरी तरह से काले कपड़े पहन रखे थे
और उनके सिर पर एक काला मास्क नजर आ रहा था, जिसे अपने चेहरे पर रखते ही तीनों बच्चे पूरी तरह से कवर हो जाते थे। तीनों बच्चे ये अच्छी तरह से जानते थे कि दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें रोहित की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फौज का सामना करना होगा। एलेक्जेंडर ने अपने भाई बहन की ओर देखकर कहा, आई होप तुम लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से याद है। एक जरा सा भी मिस्टेक हमारे मिशन पर पानी फेर सकती है। आर्यन और रिया भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर काफी घबराहट नजर आ रही थी, मगर किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए रिया ने अपने भाई एलेक्जेंडर से कहा, फिक्र मत करो, इस बात में तो मैं चैंपियन हूँ, तुम लोग देखते रह जाओगे मेरी परफॉर्मेंस। वैसे भी रिया के नखरे और रिया का एटीट्यूड देखकर दोनों भाइयों को इस बात का पूरी तरह से डाउट था कि हो न हो रिया बड़ी होकर जरूर एक मशहूर और सरचढ़ी एक्टर्स बनने वाली थी। मगर दोनों भाइयों के लिए भी ये मिशन एक इम्तिहान की तरह था। दोनों भाइयों ने आज तक कभी रिया की एक्टिंग एबिलिटी नहीं देखी थी और इसीलिए उनकी घबराहट ज्यादा बढ़ रही थी। तीनों बच्चे धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन गेट की तरफ आगे बढ़ने लगे। तीनों बच्चों में अगर सबसे ज्यादा घबराहट किसी के चेहरे पर नजर आ रही थी तो वो था आर्यन। आर्यन ने दरवाजा खुलने से पहले ही अपने चेहरे पर मास्क अपने चेहरे पर रख लिया था। आर्यन को इस तरह देखकर एलेक्जेंडर ने फुसफुसाते हुए आर्यन से कहा, अरे अभी नहीं, और इस तरह अगर कमरे से बाहर निकलोगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही हमें देखकर डर जाएंगे। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने भी आर्यन की ओर देखा और कहा, देखो आर्यन, तुम्हारी एक छोटी सी गलती भी हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। प्लीज जरा कंस्ट्रेंट करो। रिया को इस तरह बोलता हुआ देखकर आर्यन और एलेक्जेंडर एक दूसरे को देखने लगे। रिया का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन और एलेक्जेंडर की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एलेक्जेंडर ने धीरे से मेन डोर अनलॉक किया और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स हाई अलर्ट पर आ गए। तीनों बच्चों को पूरी तरह से काले कपड़े में ढका हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स काफी हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने रात को तीनों बच्चे इस तरह के कपड़े पहनकर कमरे से बाहर क्यों आए थे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने एलेक्जेंडर के पास आकर बड़े ही अदब से पूछा, बाबा क्या हुआ, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर एलेक्जेंडर की घबराहट बढ़ गई। एलेक्जेंडर हबड़ाती हुई अटकती हुई आवाज में सिक्योरिटी गार्ड को जवाब देते हुए कहने लगा, नहीं, दरअसल वो बात ये है कि जैसे ही रिया ने देखा कि एलेक्जेंडर की घबराहट बढ़ रही थी और वो हिचकिचा रहा था, रिया ने सिचुएशन संभालते हुए सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं अंकल, एक्चुअली हम लोग एक गेम खेल रहे हैं। ये बोलते हुए रिया काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और रिया की आंखों में देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया किसी भी तरह की कहानी बना रही थी या झूठ बोल रही थी। रिया को सिचुएशन संभालता हुआ देखकर एलेक्जेंडर ने भी बोलना बंद कर दिया। रिया का जवाब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहा, अंकल, बात दरअसल ये है कि आज हम लोग ट्रेजर हंट खेलने वाले हैं। सिक्योरिटी गार्ड समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली ये किस तरह की गेम थी। आर्यन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाया। रिया के हाथ का इशारा देखते ही सारे सिक्योरिटी गार्ड तेजी से बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। एलेक्जेंडर ने बड़े ही धीरे से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब तीनों बच्चे बाहर थे और प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद हो चुका था, मगर बच्चों ने ये काम इतनी शिद्दत से किया था कि सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं चला कि कब मेन डोर बंद हो गया और बच्चे घर के बाहर आ चुके थे। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स बच्चों के पास आकर खड़े हो गए, रिया ने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर बारी बारी से देखते हुए कहा, इसलिए इस गेम में ये होता है कि हमने आज पूरे दिन में होटल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें छुपाई है। मैंने कौन सी चीज कहाँ छुपाई है ये मेरे दोनों भाई नहीं जानते, और उन लोगों ने कौन सी चीज कहाँ छुपाई है मैं ये नहीं जानती। हमने इस कागज में एक दूसरे के लिए हिंट्स छोड़े हैं और उन्हें हिंट्स को फॉलो करते हुए हमें यह अंदाजा लगाना है कि किसने कौन सी चीज कहाँ छुपाई है। वैसे ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चीजें ढूंढने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर ये बड़ी मजेदार गेम है। रिया की गेम सुनकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चे की इस बात का क्या जवाब दे। तभी एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड्स ने एलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, मगर बाबा,
हमें पापा ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आज रात को आप लोग इस तरह की कोई गेम खेलने वाले हो। सिक्योरिटी गार्ड्स का ये सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर रिया और आर्यन की ओर देखने लगा। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस सवाल का क्या जवाब दे। हालांकि हर सवाल के जवाब अलेक्जेंडर ने खुद बनाए थे और अपने भाई और बहन को अच्छी तरह से समझाए थे कि कोई भी बात कहने पर अगर किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब क्या देना है। मगर जब सही वक्त आया और सिक्योरिटी गार्ड ने सवाल पूछा तो खुद अलेक्जेंडर ही अपना बनाया हुआ जवाब भूल गया। आर्यन भी घबराया हुआ चुपचाप खड़ा था और कभी रिया को देख रहा था तो कभी अलेक्जेंडर को। मगर रिया ने फिर से सिचुएशन अपने हाथ में लेते हुए कहा, पापा ने आपको नहीं बताया कि आज रात हम लोग ट्रेजर हंट गेम खेलने वाले हैं? कमाल करते हैं पापा। अरे काम की चीजें भूल जाते हैं तो ठीक है, मगर हमारी गेम के बारे में कैसे भूल सकते हैं पापा। और अब देखो पापा तो मम्मा के साथ गहरी नींद में सो गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके मालिक गहरी नींद में सो गए थे। ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ गया। बच्चे सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से रास्ता बनाकर सीधे स्टेयरकेस की ओर जाने लगे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे कि बच्चों को ऐसा करने से उन्हें कैसे रोकना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए या नहीं। अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, मगर रिया दोनों का हाथ पकड़कर दोनों को स्टेयरकेस की ओर बड़े ही आराम से और कॉन्फिडेंटली ले जा रही थी। बच्चे के पास पहुंचे एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने बच्चों को रोकते हुए कहा, 1 मिनट बेबी। सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनते ही रिया बड़ी ही कॉन्फिडेंटली अपनी जगह पर ठहर गई और मुड़कर उस सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखने लगी। रिया को देखते ही उस सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा, बेबी आप लोग इतनी रात को गेम खेलना चाहती हो, कोई बात नहीं, मगर हम में से कुछ लोग आपके साथ रहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि अलेक्जेंडर ने इस सवाल का भी जवाब बनाकर रखा था, मगर वो अब जान चुका था कि इतनी कॉन्फिडेंटली अपने से इतने बड़े लोगों के सामने झूठ बोलना उसके बस की बात नहीं थी। और आज अलेक्जेंडर को इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि क्यों इतनी शरारती करने के बावजूद रिया हमेशा ही बड़ों की डांट फटकार से बच जाती थी और दोनों भाई हमेशा ही अपने पापा की चपेट में आ जाते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनती ही रिया ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली सिक्योरिटी गार्ड से कहा, ठीक है आप लोग हमारे पीछे आइए, वी डोंट माइंड। ये कहने के बाद रिया ने अपने भाइयों की ओर मुड़कर देखा और उन्हें आंख मारी। इशारा मिलते ही तीनों बच्चों ने अपने चेहरे पर लगा मास्क पूरी तरह से अपने चेहरे पर लगा दिया और धीरे धीरे स्टेयरकेस से उतरने लगे। लोगों को स्टेयरकेस से उतरता हुआ देखकर 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स तेजी से उनके पीछे जाने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने बच्चों की ओर देखकर पूछा, बच्चे क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों ने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और ये चेहरे पर इस तरह का काला मास्क डालने का क्या मतलब है? क्या गेम में ये रूल होता है कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं? तीनों बच्चे इस तरह के काले कपड़े में लगभग एक जैसे ही लग रहे थे। ये कहना बहुत मुश्किल था कि कौन से नकाब के पीछे कौन सा बच्चा था। तभी रिया ने फिर से इस बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा इसलिए अंकल क्योंकि ट्रेजर ढूंढते वक्त हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन सा ट्रेजर ढूंढ रहा है, इसलिए तो हम तीनों ने लगभग एक जैसे कपड़े और एक जैसे मास्क पहने हैं ताकि हम तीनों भी जब एक दूसरे के सामने आ जाएं तो हमें ये न पता चले कि कौन सामने है। गेम के अजीब और उटपटांग रूल्स सुनकर सिक्योरिटी गार्ड की समझ में नहीं आ रहा था बच्चे किस तरह की गेम खेल रहे थे और इतनी रात को ऐसी गेम खेलने का क्या मतलब हो सकता था। कंफ्यूज होकर सिक्योरिटी गार्ड्स बस बच्चों का पीछा करते रहे। एक के बाद एक सीढ़ियां उतरते हुए बच्चे सीधे ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में यहाँ पहुंचे। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होटल थी, जिस वजह से देश विदेश के कई गेस्ट काफी रात को भी होटल में चहल पहल मचा कर रखते थे। 3 बच्चों को इस तरह की ड्रेस में देख आसपास के गेस्ट भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बच्चों को देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी बच्चों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मेन लॉबी से होते हुए तीनों बच्चे होटल के मेन एंट्रेंस से बाहर निकले। बच्चों को एंट्रेंस से बाहर निकलता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे।